अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जनरल सर्च टीवी के हिस्ट्री सेगमेंट में खुश आमदीद। नाजरीन, हम आप तक लेकर आते हैं रिसर्च बेस्ड हिस्टोरिकल वीडियोस। नाजरीन, हिस्ट्री सेगमेंट की पिछली वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के 13वें हुक्मरान और 5वें खलीफा सुल्तान मोहम्मद सालिस के बारे में मुकम्मल तफसील फराहम कर चुके हैं। व्यूअर्स, सुल्तान मोहम्मद सालिस के बारे में जानने के लिए ऊपर आई कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस के लिंक्स पर क्लिक करें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के 14वें हुक्मरान और छठे खलीफा सुल्तान अहमद अव्वल के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करेंगे। नाजरीन, सुल्तान अहमद अव्वल 18 अप्रैल 1590 को मनीसा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मोहम्मद सालिस और वालदा का नाम हैंडन सुल्तान था। सुल्तान मोहम्मद सालिस की वफ़ात के बाद आप 22 दिसंबर 1603 को तकरीबन 14 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए। तख्त नशीन होने के बाद आपने इंतज़ाम सल्तनत में जिस क़ुव्वत और इस्तक़लाल का सबूत दिया, उससे ये तवक्को की जाने लगी कि आपका दौरे हुकूमत पिछले दौरे हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब और शानदार साबित होगा। मसलन जब सदर आज़म ने जो हंगरी की मुहिम पर ममूर किया गया था, एक कसीर रकम का मुतालबा किया और उसके पूरा ना होने तक आगे कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो अहमद ने उसके मुतालबे के जवाब में सिर्फ ये पैगाम भेजा कि अगर तुमको अपना सर अजीज़ है तो फ़ौरन रवाना हो जाओ। सदर आज़म को इस हुक्म की तमील करनी पड़ी। सुल्तान सलीम सानी के ज़माने से हरम को अमूर सल्तनत में बहुत दखल हासिल था। मुराद सालिस और मोहम्मद सालिस के अहद में हुकूमत ज़्यादातर ख़वातीन हरम ही के हाथ में थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा असर सुल्ताना सफ़िया का था, जो मुराद सालिस की महबूब सुल्ताना और मोहम्मद सालिस की वालदा थी। सुल्तान अहमद ने बावजूद 9 उम्री के सुल्ताना सफ़िया और उसके मोतबर अशख़ास को सल्तनत के मामलात में दखल देने से यक कलम रोक दिया। ये इक़दाम बिल्कुल खिलाफ़ तवक्को थे। इसके बाद सुल्तान अहमद अव्वल ने स्काला पाशा को ईरान की तरफ रवाना किया, लेकिन शाह अब्बास के मुकाबले में उसको शिकस्त हुई और थोड़े ही दिनों के बाद 1605 में स्काला पाशा का इंतकाल हो गया। सदर आज़म लाला मुस्तफ़ा ने जो हंगरी की मुहिम पर रवाना किया गया था, बोदा को ईसाइयों के हाथ से छुड़ा लिया, मगर मौसम की खराबी और यनी चीरी की कम हिम्मती के बायस उसे मजबूरन पस्त और गरान का मुहासरा उठा लेना पड़ा। लेकिन चंद ही रोज़ के बाद सदर आज़म लाला मुस्तफ़ा ने गरान का दोबारा मुहासरा करके उसे फ़तह कर लिया। 11 नवंबर 1606 को सुलहनामा सितवा तौरों पर दस्तखत हुए। इसकी रूह से फ़रीकैन के मकबूजात में कोई अहम तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। ग्रान, एरला और ग्राट्स्का के किले उस्मानियों के कब्ज़े में रहे। आब और कोमोरन पर ऑस्ट्रिया का कब्ज़ा कायम रहा। ट्रांसल्वेनिया भी इस सुलहनामा में बतौर एक फ़रीक के शरीक किया गया। ये सूबा एक हद तक सल्तनत उस्मानिया की महकूमी से आज़ाद हो गया। 30,000 सिक्के सालाना की रकम जो ऑस्ट्रिया बतौर खराज दौलत उस्मानिया को अदा करता था, ख़त्म कर दी गई और उसके मुआवजे में सल्तनत उस्मानिया ने 2 लाख सिक्के यकमुश्त कबूल कर लिए। इस सुलहनामा ने वाज़े कर दिया कि सल्तनत उस्मानिया के अरूज का दौर ख़त्म हो चुका है और अब वो ज़वाल की जानब माइल हो गई है। 17वीं सदी का इब्तदाई ज़माना इसके लिए नहायत ख़तरनाक था। सलातीन अमूमन कमज़ोर थे और सल्तनत ऑस्ट्रिया रोज़ ब रोज़ ज़्यादा ताकत हासिल करती जा रही थी। लेकिन 1618 में जर्मनी में वो अज़ीमुश्शान जंग छिड़ गई, जिसका सिलसिला 3 साल तक कायम रहा और जिसने सल्तनत ऑस्ट्रिया को तुर्कों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की बजाय बोहीमिया, सैक्सनी, डेनमार्क, स्वीडन और फ्रांस से मार्का राय में मसरूफ़ रखा। सल्तनत स्पेन भी दौलत उस्मानिया की एक बहुत बड़ी दुश्मन थी, लेकिन फ़िलिप सानी की वफ़ात के बाद यह सल्तनत नहायत तेज़ी के साथ गिरने लगी और 17वीं सदी की इब्तिदा में इस काबिल न थी कि अपने साबका हरीफ के साथ कुव्वत आजमाई कर सके। फ़्रांस और इंग्लिस्तान सल्तनत उस्मानिया से दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। इसके अलावा वो 17वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में अपने अंदरूनी झगड़ों में इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्हें दूसरी जानब तवज्जो करने की फ़ुर्सत ही न थी। रूस खाना जंगियों और बगावतों से परेशान था और उस ज़माने में जब सल्तनत उस्मानिया की कमज़ोरी बहुत नुमायाँ थी, वो ख़ुद बगावतों को ख़त्म करने और अहले स्वीडन और पोलैंड से अपने बाज़ सूबे वापस लेने की कोशिशों में मशगूल था।
غرض 17ویں صدی کے ابتدائی 30 سالوں میں جو سلطنت عثمانیہ کے لیے نہایت نازک اور تشویشناک دور تھا، یورپ کی کوئی بڑی حکومت اس قابل نہ تھی کہ ترکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس زمانے میں ترکوں کے خاص دشمن پولینڈ اور وینس تھے۔ پولینڈ اپنے اندرونی انتشار کے باعث کوئی نمایاں فتح حاصل نہ کر سکا اور وینس کبھی اس قابل نہ تھا کہ تنہا سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کر سکے۔ 17ویں صدی کے نصف اول میں ایران سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، تاہم اس سے یہ اندیشہ نہ تھا کہ اس کی فوجیں مغرب کی جانب اس حد تک بڑھ آئیں گی کہ سلطنت کے اصلی مقبوضات خطرے میں پڑ جائیں۔ صلح نامہ ستوہ تورو کے بعد سلطان احمد اول نے 11 سال حکومت کی۔ اس مدت میں صدر اعظم مراد پاشا نے ایشیائے کوچک کی بغاوت ختم کرنے میں ایک حد تک کامیابی حاصل کی، لیکن ایران سے جنگ کا سلسلہ برابر جاری رہا، جس میں زیادہ تر ترکوں کا ہی نقصان ہوا۔ 1613 میں قزاقوں نے سنوب پر، جو ایشیائی کوچک کا ایک نہایت دولت مند شہر اور بحر اسود کی بہت مضبوط بندرگاہ تھی، حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا۔ ترکی بیڑا اس شہر سے دور تھا، لیکن شہر کی بربادی کے بعد بھی حملہ آوروں سے انتقام نہ لے سکا۔ ناظرین، سلطان احمد اول نے 22 نومبر 1617 کو وفات پائی۔ آپ کو جامع مسجد سلطان احمد کے قریب دفن کیا گیا۔ آپ کا دور حکومت 22 دسمبر 1603 سے 22 نومبر 1617 تک رہا۔ ناظرین، سلطان احمد انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، شرعی امور کی پوری پابندی کرتے تھے، امور سلطنت براہ راست اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتے تھے، لباس میں تواضع کا خاص لحاظ رکھتے، اہل علم و معرفت اور قیادت سے بہت زیادہ مشورہ لیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ آپ کے دور حکومت میں کعبہ شریف کا غلاف استنبول سے جانا شروع ہوا۔ اس سے پہلے غلاف کعبہ پیش کرنے کی سعادت مصر کو حاصل تھی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ بیسڈ ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔